2026 का ईरान संकट एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है। ये ब्रीफिंग इसीलिए तैयार की गई है ताकि इस तेजी से बदलते हालात की पूरी खुफिया जानकारी मिल सके और आगे के फैसले लेने में मदद हो। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पूरी स्थिति का एक जायजा लेंगे, फिर हॉर्मुज में जो गतिरोध बना हुआ है उस पर बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो रहा है, कूटनीतिक मोर्चे पर क्या चल रहा है और आखिर में आगे की रणनीति क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सिचुएशन ओवरव्यू, यानी संकट की असलियत क्या है, बॉटम लाइन क्या है। देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। 7 हफ्तों से भी कम समय में मामला सैन्य हमलों से बढ़कर एक पूरी तरह से आर्थिक और समुद्री टकराव तक पहुंच गया। 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हुआ और जवाब में ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया। मार्च में 25 से ज्यादा जहाज़ों पर हमले हुए, जिससे व्यापार रुक गया और तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। 7 अप्रैल को पाकिस्तान की कोशिशों से 2 हफ्ते का एक कच्चा पक्का युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान की बातचीत भी फेल हो गई। और बस अगले ही दिन 13 अप्रैल को अमेरिका ने ईरान के सभी बंदरगाहों पर पूरी तरह से नौसैनिक नाकाबंदी लगा दी। ठीक है, तो ये तो हुई पूरी कहानी की एक झलक। अब जरा और गहराई में चलते हैं और इस संघर्ष के एपिसेंटर यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जो समुद्री गतिरोध चल रहा है उसे और करीब से देखते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि खाड़ी में हालात कैसे बदले हैं। देखिए 2 चरण हैं। पहला चरण था ईरानी व्यवधान का, जो 28 फरवरी से 12 अप्रैल तक चला। इसमें IRGC ने सीधे जहाज़ों पर हमले किए, करीब 25 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। मतलब धमकियों और माइन्स बिछाकर एक तरह से रास्ता ही बंद कर दिया। उनका मकसद साफ था, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाना। लेकिन अब हम दूसरे चरण में हैं, अमेरिकी नाकाबंदी 13 अप्रैल से जो चल रही है। इसमें ईरान से आने जाने वाले हर जहाज़ को रोका जा रहा है और इसका मकसद है ईरानी हुकूमत की फंडिंग को पूरी तरह से काट देना। तो अब खेल ईरान के हाथ से निकलकर अमेरिका के कंट्रोल में आ गया है। ईरान की शुरुआती चाल, कहना पड़ेगा, काफी क्रूर और असरदार थीं। उन्होंने सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों पर जानलेवा हमले किए। इससे चारों तरफ डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखिए, इन हमलों का मकसद सिर्फ जहाज़ों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। जैसा कि हम देख सकते हैं, इनमें लोगों की जानें भी गईं। अब इस संकट का असर समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 138। संघर्ष शुरू होने से पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य से हर रोज औसतन 138 जहाज गुजरते थे। ये पूरी दुनिया के व्यापार के लिए एक बहुत जरूरी धमनी की तरह हैं। और अब उस 138 की तुलना इस नंबर से कीजिए, सिर्फ 4। 12 अप्रैल तक आते आते वहां से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या घटकर सिर्फ 4 रह गई थी। मतलब कमर्शियल ट्रैफिक लगभग पूरी तरह से ठप हो गया है। दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेनों में से एक पर ताला लग गया है। और अमेरिकी सेंट्रल कमांड की रिपोर्ट क्या कहती है? वो कहती है कि नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। 14 अप्रैल तक एक भी उल्लंघन की खबर नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि ईरान का समुद्री व्यापार पूरी तरह रुक गया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। होर्मुज में जो ये गतिरोध है वो सिर्फ एक क्षेत्रीय मसला नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि ये झटके दुनिया भर में कैसे महसूस किए जा रहे हैं। ये ग्राफ देखिए, ये साफ दिखाता है कि इस इलाके की अर्थव्यवस्था पर कितनी गहरी चोट पड़ी है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने खाड़ी के बड़े तेल उत्पादकों के लिए अपने ग्रोथ के अनुमानों में भारी कटौती की है। ईरान के लिए -6.1%, कतर के लिए -8.6% और इराक के लिए -6.8% की गिरावट का अनुमान है। ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री का ये बयान, ये दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को नीचे ले आएगा। ये इस हालात की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। ये सिर्फ एक क्षेत्रीय लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसा वैश्विक ऊर्जा संकट बन सकता है जो दुनिया के हर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा। और आर्थिक नुकसान सिर्फ इस क्षेत्र की GDP तक ही सीमित नहीं है, ये और भी दूर तक फैला हुआ है। देखिए, ब्रेंट क्रूड ऑयल $126 प्रति बैरल के पार चला गया है, जो कोविड-19 महामारी के बाद सबसे ज्यादा है। दुनिया की पेट्रोलियम खपत का 5वां हिस्सा दांव पर लगा है। दक्षिण पूर्व एशिया में तो पेट्रोलियम की भारी किल्लत की खबरें भी आने लगी हैं। साथ ही नेचुरल गैस, एल्यूमीनियम और फर्टिलाइजर के दाम भी बढ़ रहे हैं और शेयर बाजारों पर भी इसका असर दिख रहा है।
अच्छा, इस सैन्य और आर्थिक दबाव के बीच दो अलग-अलग और बहुत अहम डिप्लोमैटिक चैनल्स भी खुले हुए हैं। चलिए अब जरा इन पर एक नजर डालते हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच दशकों में पहली बार सीधी बातचीत हुई, लेकिन ये 21 घंटे बाद ही नाकाम हो गई। सबसे बड़ा मसला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर था। अमेरिका चाहता था कि ईरान 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन बंद करे, जबकि ईरान 5 साल से ज्यादा के लिए तैयार नहीं था। जाहिर है कोई समझौता नहीं हो पाया, और इसी नाकामी का सीधा नतीजा था अमेरिकी नाकाबंदी। लेकिन इसी बीच एक और हैरान करने वाला और शायद गेम चेंजिंग डेवलपमेंट भी हुआ है। 30 सालों में पहली बार इजराइल और लेबनान ने सीधी बातचीत शुरू की है। इसका मकसद क्या है? हिजबुल्लाह के पुराने संघर्ष को सुलझाना। अमेरिका इसमें मध्यस्थता कर रहा है ताकि हिजबुल्लाह को निशस्त्र किया जा सके और ईरान का प्रभाव कम हो। अधिकारियों ने इस बातचीत को शानदार बताया है। अगर ये कामयाब हो जाती है तो इस पूरे इलाके में पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए अब इस ब्रीफिंग के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मौजूदा रणनीतिक समीकरण क्या है और ईरान के पास अब क्या रास्ते बचे हैं। देखिए, इस वक्त तेहरान पर आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा है और वो एक चौराहे पर खड़ा है। मोटे तौर पर उसके सामने 3 रास्ते हैं। पहला, वो बातचीत की मेज पर लौटे और नाकाबंदी हटवाने के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ रियायतें दे। दूसरा, वो नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश करे, जिससे अमेरिकी सेना से सीधे टकराव का खतरा है। और तीसरा, और सबसे खतरनाक, वो प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके लड़ाई को और भड़काए, जैसे हूथियों के जरिए बाब एल मंदेब जल डमरू मध्य पर एक नया मोर्चा खोल दे। और हमारी खुफिया जानकारी यही इशारा कर रही है कि ईरान तीसरे विकल्प पर गंभीरता से सोच रहा है, यानी संघर्ष को और बढ़ाना। खबर है कि वो अमेरिकी नाकाबंदी के जवाब में हूथियों पर बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य को बंद करने के लिए दबाव डाल रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये हॉर्मोज की तरह ही वैश्विक शिपिंग पर एक और बड़ा हमला होगा और ये संकट एक नए और भी ज्यादा खतरनाक दौर में चला जाएगा। और यही हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक तरफ अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान की अर्थव्यवस्था का दम घुट रहा है, तो क्या कूटनीति इस संकट को हल कर पाएगी, या खाड़ी में जो गतिरोध है ये एक बड़े युद्ध की शुरुआत भर है? आगे का रास्ता साफ नहीं है और यहां से लिया गया हर कदम उसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे। ये इंटेलिजेंस ब्रीफिंग यहीं समाप्त होती है।